जय हिंद। तो अपने आज जो पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम है, यानी पढ़ रहे थे, पढ़ेंगे क्या, कौन टॉपिक का नाम क्या हो आपने, राजस्थान को भौतिक प्रदेश। तो लिखो राजस्थान का भौतिक प्रदेश। और राजस्थान का भौतिक प्रदेश की क्लास नंबर आज किसी है, शायद 4 है ना, 4 नंबर क्लास। और यही बात आपको याद रखनी है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, 4, जिसमें से सबसे पहला जो था वो था डेजर्ट वाला एरिया, ये वाला है ना, इसे बोलते हैं पश्चिमी रेतीला मैदान, ये वाला था ना एरिया। ठीक है गुरुजी, यही पढ़ रहे थे अपने। तो पश्चिमी रेतीला जो मैदान था, इसमें रेत ही रेत भरी हुई है। क्या भरा हुआ है, रेत रेत। रेत मतलब समझते हो, ये बालू मिट्टी नहीं होती, रेतीली मिट्टी, ये वाली भरी हुई है इसमें। अच्छा, अब इसके बाद मैंने आपको कल सारी बातें बताई थी और लास्ट लाइन लिखाई थी कि जो मरुस्थल है अपना, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। आज लिखो, आप लिखो, पहले पॉइंट लिखो, अपने क्या पढ़ रहे थे, थार मरुस्थल, यानी अपने पढ़ क्या रहे थे, थार का मरुस्थल, ये पढ़ रहे थे ना। इसी के अंदर आगे लिखना है। अच्छा, थार जो मरुस्थल है, यहाँ पर जो कृषि वगैरह वो ढंग से नहीं होती है। अब अपने पढ़ लेते हैं कि राजस्थान में भूमि सुधार कानून है, उसको लेकर क्या क्या बातें चलती हैं। तो इसके बाद लिखना है यहाँ पर पॉइंट लगा के, राजस्थान में, यानी विशेषता के बाद ये लिखना, राजस्थान में भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार कानून। थार मरुस्थल में अपने को एक पॉइंट याद करना है, भूमि सुधार कानून। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान काश्तकारी एक्ट कब आया था। अब सुनना इस बात को ध्यान से, क्या लिखा मैंने, इसी के बाद लिखना राजस्थान काश्तकारी एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है, अधिनियम, कानून है। ये जो अधिनियम था वो कब आया, 1955 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब आया, 1955 के अंदर। उसके बाद एक प्रश्न आता है कि राजस्थान भूमि सुधार, राजस्थान भूमि सुधार व अधिग्रहण अधिनियम, अधिनियम को एक्ट भी कह सकते हैं, ये कब आया, 1952 में। दूसरा कौन सा है, राजस्थान भूमि सुधार व अधिग्रहण, नहीं सॉरी, अधिग्रहण की जगह आप ये लिखो पुनर्ग्रहण, जागीरदारी पुनर्ग्रहण लिखो, सुधार व जागीरदारी। इस एक्ट अभी मत लिखना, इसमें लिखो जागीरदारी पुनर्ग्रहण, पुनर्ग्रहण एक्ट, ये था 1952 का। ये लिखो बात, क्या लिखा मैंने, बस इसका सीधा सीधी बात याद रखना, कब का एक्ट है ये, राजस्थान भूमि सुधार व जागीरदारी पुनर्गठन जो है, पुनर्ग्रहण जो है एक्ट, वो कब का है, 1952 का। तीसरा जो है वो है राजस्थान जागीरदारी व विश्वेदारी उन्मूलन एक्ट। तीसरा कौन सा है, राजस्थान जागीरदारी राजस्थान जागीरदारी व विश्वेदारी उन्मूलन एक्ट, व विश्वेदारी उन्मूलन एक्ट। ये है 1959 का, 1959 का। ये प्रश्न याद रखना, मजाक में मतलब इतना स्माइल मारे उसको देखकर, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये मान लो गलत हो गया ना ये प्रश्न, तो तुम देख लो कहाँ जाओगे तुम। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट वाले प्रश्न आते हैं। जैसे मैं तुम्हें संविधान का उदाहरण लेकर बोलूँ, मेनका गांधीवाद वाला कितनी बार आया हुआ प्रश्न, ऐसे ही अब जो नया ट्रेंड है प्रश्नों का, उसमें ये आ जाएगा राजस्थान भूमि सुधार के लिए ये कानून बनाए गए थे, यानी राजस्थान भूमि सुधार के लिए इतने कानून बनाए गए थे, जिसमें से पहला जो कानून था अपने कह सकते हैं, पहला तो वैसे ये था लेकिन बता सकता हूँ इसमें, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब का है, 1900, बस ये ऐसे याद रखना है तुम्हें।
राजस्थान भूमि सुधार व जागीरदारी पुनर्ग्रहण अधिनियम कब का है? राजस्थान जागीरदारी व विश्वदारी उन्मूलन अधिनियम कब का? 1900। गुरुजी प्रश्न कैसे आ सकता है? 59 इधर देखो प्रश्न कैसे आ सकता है? एक तरफ इनकी वो लिख देगा अधिनियम और दूसरी तरफ आपको सन लिख देगा और क्या कहेगा? सुमेलित करो कौन सा किससे मिलता है। तो आपको ये बात याद रखना है। देखो काश्तकारी 55 में है और भूमि सुधार व जागीरदार का नाम है तो 52 में है, उन्मूलन और 59 के अंदर। ठीक है, उन्मूलन 59 ये तो याद ही हो गया, वो दो और याद कर लो। करो जल्दी फटाफट आगे बढ़ते हैं। लिख लिया इतना? नीचे नई लाइन में एक लाइन और लिखना, लिखो केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय कहाँ है? केंद्रीय प्रश्न आएगा वनडे एग्जाम में, वन लाइनर में। लिखो केंद्रीय भू संरक्षण, केंद्रीय भू का मतलब होता है भूमि। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय कहाँ पर है? जयपुर व सीकर। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय, हाँ 2 जगह है। गुरुजी कैसे 2 जगह हो सकता है अभी बताता हूँ। कहाँ कहाँ पहले बताओ? 2 जगह, जयपुर और सीकर। गुरुजी ये समझनी यही बात अभी समझ आ जाएगी। अच्छा, आपने सुना है क्या कि राजस्थान में पुलिस कमिश्नर है? पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र है, कमिश्नरी क्षेत्र है ना राजस्थान में। तो राजस्थान में पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र अगर पूछे कौन सा जिला है तो तुम करोगे जोधपुर। कौन सा जिला? एक ही नहीं है, 2 जिले, एक तो जोधपुर है और एक पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र कहाँ है? जयपुर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार आ जाता है एग्जाम में। ये नोट लगाए, कहीं भी लिख लो कि राजस्थान में पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र कहाँ कहाँ है? जोधपुर और जयपुर। जोधपुर और जयपुर। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय जयपुर और सीकर में है। इसके बाद लिखो मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला, मिट्टी या मृदा प्रशिक्षण क्यों गए? प्रशिक्षण, अरे बेटी का वापो लिख लियो, तंग कर ला रहे, मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा या तो चुप हो। कई बार ऐसा के कई शब्द आ जाए ऐसा कि मतलब सोच में दिमाग में नहीं आता कि लिखे सेट करके कैसे इसको। तो मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में है। ये प्रश्न आ जाएगा, याद रखना, जोधपुर। कई बार क्या होता है कि कई बार कोई चीज़ पता होती है, 1958 में स्थापना हुई थी इसकी, लेकिन उसको स्पष्ट नहीं कर पाते, जबान पे रहती है, लेकिन साले बताएं कैसे इस चीज़ को। तो वही बात है। तो मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ है? जोधपुर में। इसकी स्थापना कब होती है? 1958 में। 1958 में। और अगर पूछे मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला दूसरी कहाँ पर है, अगर दूसरी पूछे राजस्थान में कहाँ है, ये आजकल प्रश्न आ जाते हैं जैसे भाई। हाँ, ये है जयपुर के अंदर दूसरी। पहली जोधपुर में है, दूसरी कहाँ है? जयपुर में। क्लियर? इन्हीं इसमें कोई नहीं आता फिक्स। मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला जोधपुर के अंदर और दूसरा जयपुर में। बोलो इतनी समझ में आई? एक बार सारे इधर देखना। मैं पढ़ा रहा था थार मुरुसल, लेकिन मेरे बीच में मन कर गया कि पंगे लें दूसरे, मतलब यहाँ से प्रश्न आ जाता है भाई। मैंने ये नहीं कि पूरा पढ़ लिया फिर प्रश्न सही ना हो तो गलत हो जाए, इतनी मेहनत भी की गलत हो गया फिर मज़ा नहीं है बात का। तो वो बात है। ये ज़्यादा प्रश्न कहाँ आ सकता है सर? जैसे ये प्रश्न ऐसे देखने को मिलते हैं, लैब असिस्टेंट जो जियोग्राफी से करे ना, वहाँ से आरएस के अंदर मिल जाएंगे ऐसे प्रश्न, एसआई में तो ऐसे प्रश्न वहाँ मिल जाते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान भूमि सुधार व जागीरदारी पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952
राजस्थान जागीरदारी व विश्वदारी उन्मूलन अधिनियम 1959। इधर देखो, केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय कहाँ है? जयपुर और केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय जयपुर और अब मेरी तरफ देखो सारे, पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र जयपुर और जोधपुर, जयपुर और जोधपुर। मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला पहली जोधपुर में, दूसरी अब तुम्हें याद होगा एक योजना आई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, नाम सुना है? लिखो मृदा स्वास्थ्य, हाँ इसको तो तुम कैसे बोल सकते हो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसका उद्देश्य था कि मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता की जांच करना। इसका उद्देश्य क्या था? मृदा की खराब होती गुणवत्ता की जांच करना। मेरी बात सुनना ध्यान से आप, इसको समझना। इसमें देखो क्या प्रश्न आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इस योजना का ऐसे प्रश्न आ सकता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में बताइए। अच्छी तरह से लिखना होता है क्योंकि ये योजना की शुरुआत होती है 19 फरवरी के महीने में, 19 फरवरी 2015 के अंदर, 2015, 19 फरवरी 2015 में इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है सूरतगढ़ से। ओहो, बोलो सूरतगढ़ की, क्या बात है। सूरतगढ़ एक ऐसा जिला है जो गंगानगर जिले में आता है, पता है ना आपको? कहाँ पर आता है ये? श्री तहसील है क्या? ये तो जिला है ना, यही बोल रहा हूँ। सूरतगढ़ बनेगा कौन तो जिला, उम्मीद ही नहीं लगा। श्री गंगानगर जो जिला है उसके अंदर आता है क्या? सूरतगढ़ तहसील, है ना। कोई बता सकता है क्या सूरतगढ़ का पुराना? तुम सूरतगढ़ की हो, लड़कों में बताना, लड़कियों मत बोलना। सोडल स्थापना कब हुई? ईसवी, किसी ईसवी बोल तो सही। सूरतगढ़ की स्थापना की थी बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने 1805, है ना। तो सूरतगढ़ का प्राचीन नाम सोडलगढ़ मिलता है भाई। अच्छा, तो ये समझ में आया। अच्छा, अब गुरुजी इसके अंदर हिस्सा किसका किस प्रकार है, कौन व्यय किस प्रकार से क्या करेगा? तो इसमें एक 75-25 का रेशो चल रहा है, 75-25 के अनुपात में रेशो चल रहा है, जिसमें ये बताया गया कि केंद्र सरकार कितना खर्च करेगी और राज्य सरकार कितना करेगी? 25%। यानी कुल 100% मान लो या अनुपात मान लो। जैसे 100 रुपये लगाने हैं, उसमें से 25 कौन लगाएगी और 75 कौन लगाएगी? इसका वाक्य क्या है सर? इस योजना का वाक्य है स्वस्थ धरा और खेत हरा। लिखो स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, कंप्लीट मृदा स्वास्थ्य योजना। ये सूरतगढ़ से प्रारंभ हुई। मेन इंपॉर्टेंट बात ये प्रश्न आ जाएगा, ये याद रखना, नॉर्मल बात नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, अल्लाह मैं एक प्रश्न देता हूँ, ये कल लिख लेना इसका यहीं से। मृदा स्वास्थ्य, RS वाले लिखेंगे, अन्य नहीं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर टिप्पणी कीजिए। लो, कितने शब्दों में लिखना है सर? तुम लिख देना इसको 20 शब्द के अंदर, सिर्फ 20 शब्दों में, ठीक है। ये लिख लेना थोड़ा। अब गुरुजी ये समझ में आ गया। अब सुनो मेन बात जो आगे समझने वाली है। अब देखना भाई लोगों, इधर अपने जो पढ़ रहे हैं वो थार मरुस्थल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? थार का
मरुस्थल यही पढ़ रहे हैं ना। वो तो बीच में वैसी बात आ गई थी, इससे थोड़ी सी हटकर, तो वो भी हमने याद कर ली, बहुत ही अच्छी बात हुई। अब बात करते हैं कि मरुस्थल कितने भागों में किस प्रकार बटा हुआ है। तो अपना जो रेतीला पश्चिमी ये जो मैदान आता है वो यहाँ से शुरू इस प्रकार होता है और यहाँ ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही है। इधर वाला जो एरिया है वो सारा किसका है? मरुस्थल का। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं ध्यान से, तो सुनना इसको ध्यान से। देखो इधर एक रेखा जो है वो ऐसे गुजरती है, यहाँ से एक रेखा जो है वो ऐसे गुजरती है, ऐसे, और एक रेखा जो है वो ऐसे गुजरती है, ऐसे। अब कहने का मतलब पता है क्या है मेरा मतलब ये है कि ये जो पहली वाली रेखा थी इसका नाम था 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। वर्षा को किस यंत्र में मापा जाता है? रेनोमीटर में, पढ़ाया था ना। वर्षा को इंग्लिश में रेन बोलते हैं, तो रेनोमीटर। इधर याद रखो 25 सेंटीमीटर, और 25 गुना कितने होते हैं? 50 सेंटीमीटर। देखो प्रश्न क्या क्या आएगा, सुनना ध्यान से। प्रश्न ये आएगा कि जैसलमेर से गुजरने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो आप कहोगे 10 सेंटीमीटर, यानी मैं यहां लिख रहा हूं कि 10 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो कहां से गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है क्या? बिल्कुल गुजरती है गुरुजी, ये देखो गुजर रही। सुनना इधर, अब ये कौन सी वर्षा रेखा है? और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है, हाँ वेरी गुड, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इस थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांट रही है। देखो इधर मैंने कहा था ये यहां तक ही है ना मरुस्थल, ये ब्लू लाइन देखो यहां तक ही है ना। तो मरुस्थल को बीच में से कौन काट गई? एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो हम लिखेंगे क्या कि थार मरुस्थल को 2 भाग में 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा विभाजित करती है। अच्छा, अब ये कितने भाग लिखाए थे मैंने? 2। कितने भाग? 2, जिसमें एक भाग ये हो जाएगा और दूसरा भाग ये हो जाएगा। सुनना है अब ये भाग कैसे याद करने हैं, 1 मिनट देख लो भाई इधर। अब मैंने कहा कोई तो विशेषता के आधार पे बांटेंगे ना, अलग भाग पे। अब ये इसको 2 भागों में बांट कर छोड़ दी। अब एक इधर वाला भाग हुआ और एक इधर वाला हुआ, ऐसे ही भाग हुआ ना। अब ये इधर वाला जो एरिया ना वो बिल्कुल सूखा हुआ एरिया है। क्या है? बिल्कुल सूखा हुआ। सूखे हुए एरिया को बोलते हैं शुष्क। क्या बोलते हैं? तो इसमें से पहले का नाम हो जाएगा शुष्क प्रदेश। लिखो भाई, शुष्क है, और वो आधा सूखा है तो उसे बोलेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश। बिल्कुल सिंपल बात है, ये खत्म हो जाएगा अभी यहाँ तुम्हारा थार का मरुस्थल। बिल्कुल सिंपल था। अब अपने इसको उठाएंगे पहले, फिर उसको उठाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ देंगे। जल्दी उतारो। ठीक है, ओके। अब सुनना, मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 25। जैसलमेर से गुजरने वाली कौन सी है? 10। आप ऐसे याद रखो, 10, 25, 50। अब बताओ, जैसलमेर को 2 भागों में 10 और मरुस्थल को 2 भागों में, राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। वेरी गुड, तो लिखेंगे 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, तुम समझ नहीं रहे कि वर्षा रेखा क्या होती है। थोड़ा जलवायु टॉपिक में अच्छा समझ लेंगे, मैं थोड़ा सा समझ लेंगे बता रहा हूँ। डैम देखा है, बांध के देखना ऐसे होगा ना, तो बांध में लिखा होगा इतने सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर, लिखा होता ना कि पानी कितना सेंटीमीटर आ जाएगा। बस वही बात है कि मान लो वर्षा अपने तो यहाँ नापा कि 10 उंगल वर्षा होगी, तो 10 उंगल को सेंटीमीटर से नापोगे ना, तो
तो जितना सेंटीमीटर आएगा उतनी वर्षा मानी जाएगी। तो ये बताया जाता है कि जैसलमेर में कितनी वर्षा होती है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर। और इसमें अपने ये ज़िले ना गंगानगर वगैरह ये आ जाते हैं इसमें, जो इसमें 25 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और अरावली वाले ज़िले जो है ना, जैसे उदयपुर, अजमेर, सिरोही, इनमें 50 सेंटीमीटर तक, मतलब इससे ज़्यादा होती है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि ये 2 भागों में गुजरती है। तो ये तो औसतन वर्षा है यहाँ की, अधिक तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतनी बात समझ में आई तुम्हें? ठीक है। और राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? अपने क्या पढ़ रही है? थार मरुस्थल। तो इसको छोड़ो, उस पहले वाली को छोड़ो, अपने बात करते हैं इसकी। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा? चलो इसमें लिखो सबसे पहले भाग का नाम। क्या नाम है? शुष्क प्रदेश। अच्छा एक मिनट, अपने यहां लिखोगे ना आप शुष्क प्रदेश, लिखो शुष्क प्रदेश। फिर मैं तुम्हें एक चीज और समझाता हूं। शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश की अगर अपने बात करें तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। यानी शुष्क प्रदेश एरिया कौन सा है गुरुजी? ये अपना जैसलमेर वाला एरिया ना, इतना बीकानेर, थोड़ा सा बाड़मेर है ना, ये ऐसा, ये आता है शुष्क प्रदेश में। शुष्क प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, जिसमें एक भाग का नाम है बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश। कहने का मतलब इधर देखो, मैंने मरुस्थल को 2 भागों में बांटा। एक नाम क्या दिया? अब फिर मैंने शुष्क को 2 भागों में बांटा, क्योंकि पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। एक का नाम बालू का स्तूप युक्त है और दूसरे का नाम बालू का स्तूप मुक्त। अच्छा, युक्त और मुक्त का मतलब बताओ क्या होता है? पहले तो मैं तुम्हें ये तो समझाऊं कि बालू का स्तूप क्या होते हैं। आपने नाम सुने दोरे? अरे दोरे क्या होते हैं? रेत के टीले, इन्हें क्या कहते हैं? दोरे कहते हैं। जो रेत का बड़ा बड़ा टीला हो, इन दोरे बोले। अच्छा, ये दोरे हैं, इन्हें दरियन भी कहा जाता है। हाँ, दरियन जो कहते हैं वो वेरी गुड, कहाँ कहते हैं? जैसलमेर में। दोरे को दरियन कहाँ बोलते हैं? जैसलमेर में। साहित्यों में दोरे ही मिलता है मतलब। अच्छा, अब केण को अर्थ है कि बालू का स्तूप युक्त का मतलब होता है। बालू का स्तूप का मतलब ही क्या है? रेत के टीले। बालू का स्तूप युक्त का मतलब तो है, और बालू का स्तूप मुक्त का मतलब है नहीं है, यही है। तो है कितना है? मान लेते हैं कि शुष्क प्रदेश 100% है। कितना % है? जिसमें से 58.50% तो है। पीछे कितना बच गया? 41 बच गया क्या? बोलो, बात समझ में आई? गुरुजी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है? क्या पूछेगा प्रश्न कि राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना % पाया जाता है? 41 पॉइंट। तारा कंसेप्ट क्लियर हो रहेगा? ये कर लो ढंग से, मरुस्थल वाला टॉपिक तुम्हारे आगे बहुत ज़्यादा प्रश्न सही होंगे। इसमें करने में थोड़ा तकलीफ आएगी, समझने में जोर आएगा। तुम्हें तो चाहिए कि खीर बना के दे दो चेपलियाँ, खीर बनाओगे और फिर खाओगे तो जोर आएगा। तो बनाना भी खुद ही है, खाना भी खुद को ही है। तो सुनो ध्यान से फिर मेरी बात। मैंने कहा मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कितने भागों में बांटा? पहला कौन सा? शुष्क। दूसरे का नाम अर्ध शुष्क। अब उठाया सबसे पहले शुष्क। शुष्क भी कितने भागों में बटा हुआ है? 2, जिसमें एक का नाम बालू का स्तूप युक्त, दूसरे का नाम बालू का स्तूप मुक्त। यानी मुक्त का मतलब तो यहाँ नहीं है कि नहीं थे, तुम्हें उससे मुक्ति मिल गई। मुक्ति का मतलब होता है वो छोड़कर चला गया तेरे शरीर को। जैसे ऐसे नहीं कहते कि मानव के शरीर से आत्मा को मुक्ति मिली, यानी मानव का शरीर छोड़कर आत्मा चली गई। तो मुक्ति का मतलब होता है वहाँ है ही नहीं। तो यहाँ तो बालू का स्तूप नहीं है, यहाँ है। तो है सर्वाधिक कितने हैं? 58 पॉइंट। अब बच गए कितने? नहीं है। समझ में आओ कि करना करिए जाओ। आ रहा है ना समझ में? जो नहीं आ रहा मेरे से एक बार और फिर पूछ लेना, दिक्कत ना हो जाए कल को। दरिया समझ में आया, दोहरे आ गया। अच्छा गुरुजी, पहले आप ये लिखो अच्छी तरह से, समझो ये लिखो।
किसके टॉपिक से क्या कह सकते हैं, एक दो नहीं ज़्यादा आएंगे। देखो ये टॉपिक करने के बाद तुम्हारे बहुत डाउट क्लियर हो रहे हैं, एक ही थोड़ी है, मतलब अपने भौतिक प्रदेश ही हो रहे हैं, कितनी चीज़ें क्लियर हो रही है। नदियाँ भी पढ़ ली, अपने अभ्यारण्य भी देख लिए, नेशनल हाईवे भी देख लिए, है ना। तो वो चीज़ है, मेरा उद्देश्य वो नहीं है कि टॉपिक याद करा दें, अपने कि पर्सन कितना कवर हुआ है, ज्ञानी बन जाएंगे सब्जेक्ट के। बहुत उम्र पड़ी है, एक बार सिलेक्शन तो ले लिया कटा है, तो बात चीज़ है। इसमें मान के चलो तुम पर्सन 3-4 तो आराम से मिल जाएंगे तुम्हें देखने के, पर्वत वगैरह अरावली, इसमें पर्सन कन्फर्म है, ये मैं गारंटी से कहता हूँ, पर्सन कन्फर्म है। तो वो बात है, ठीक है। अब आता है कि बालू का स्तूप है वो परिणाम किसका है, लिखना। ये प्रश्न आया हुआ है सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, बालू का स्तूप जो है वो परिणाम किसका है। मैं तुमसे पूछता हूँ, बताना। 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एग्जाम 4 मिलेंगे, वैसे मैं 2 बता रहा हूँ। एक तो आएगा निक्षेपण, एक आएगा अपर्दन। मेरी बात सुनना, बोलना मत तुम, मैं कह रहा हूँ बोलना मत, कान में पड़ेगी बोलते ही। तो मैंने अपनी कॉपी में लिख के रखो कि इसमें से मैं पूछ रहा हूँ कि बालू का स्तूप किसका परिणाम है। ये दोनों ही ऑप्शन हो एग्जाम में, है तो दोनों का ही, लेकिन जब दोनों ही ऑप्शन एग्जाम में मिले तो क्या करना है, करो। तो कहीं मारना है मेरे को पता है, आप तो किसी को अपना है। देखते हैं, मतलब अगर तुम्हारे सामने आई ऐसी, मान लो मैं ना बताऊँ तो तुम कैसे कर पाओगे। कर लिया। अब देखो सारे इधर, निक्षेपण का मतलब होता है कि कोई मिट्टी है उसका जमाव होना, मिट्टी का क्या होना। अपर्दन का मतलब है मिट्टी का कटाव होना, मिट्टी का कटाव होना। कटाव का मतलब कैसे, देखो मान लो यहाँ हवा चल रही है और ये दोहरे हैं, ये दोहरे हैं। मैं तुम्हें मरुस्थल का आइडिया मतलब उदाहरण बता रहा हूँ। इधर हवा आई तो मिट्टी यहाँ से उड़ा कर ले जाएगी ना, और मैंने ये पूछा कि बालू का स्तूप किसका परिणाम है, तो मिट्टी उड़ा के ले जाएगी, तो बालू का स्तूप तो बनेंगे ही नहीं यहाँ तो। लेकिन जब मिट्टी का जमाव हो जाएगा एक जगह पे, तो बालू का स्तूप क्या है, बन जाएंगे। तो इसका उत्तर जिसने ये किया है वो बिल्कुल राइट है, लेकिन तुम इतने होशियार हो नहीं। इसने किया है क्या, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो थोड़ा सा आप करांगा नहीं आइडिया तो हो जाएगा। तो जो ये जो बालू का स्तूप परिणाम है वो किसका है, निक्षेपण का। सिंपल सी बात है। दोनों आ जाए तो बता तो दिया, निक्षेपण मतलब दोनों आए तो निक्षेपण करना। हाँ बोलो भाई। बिल्कुल, मैंने ये क्या कह रहा हूँ, बालू का स्तूप परिणाम है 2 चीज़ों का, निक्षेपण का भी है, अपर्दन का भी है, दोनों ऑप्शन में आए। अब लोग ये करके आएंगे अपर्दन, लेकिन तुम्हें निक्षेपण करना है क्योंकि तुम सही हो, वो गलत है। क्लियर हुआ, ओके ठीक है। अपर्दन भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे मिट्टी का अपर्दन, नदियों भी अपर्दन। अब नाली का अपर्दन करने वाली नदी है ना, चंबल नदी, तो वो सारे धीरे धीरे पढ़ेंगे मिट्टी टॉपिक के अंदर। एक बार तुम इतना लिखो, ठीक है। अच्छा, दोहरे जो नाम मिलता है वो साहित्यों में मिलता है, ये बात भी याद रखना। साहित्यों में क्या कहते हैं, दोहरे। बोलो, इतनी बात समझ में आई। अब लिखो नई लाइन में, लिखो एटलस व डीआरडीओ ने, डीआरडीओ, इधर देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा, एटलस व डीआरडीओ ने मरुस्थल का जो विस्तार बताया है वो 67% बताया। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे आएगा प्रश्न कि डीआरडीओ या एटलस के अनुसार मरुस्थल का विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पर है, और वैसे अपने 61.11 पढ़ते हैं, वो याद रखना। एक लास्ट लाइन लिखो, बाकी कल पढ़ेंगे। लिखो, ईश्वरी प्रसाद ने रुक्ष प्रदेश की संज्ञा दी। ऐसे लिखो, ईश्वरी प्रसाद ने थार मरुस्थल को, लिखो ईश्वरी प्रसाद ने थार मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश की संज्ञा दी। इंपॉर्टेंट है भाई ये, कि संज्ञा दी। तो किसने रुक्ष प्रदेश कहा था, ईश्वरी। ये तो नहीं भूलोगे कभी,
अब कल अपने पढ़ेंगे जो दौरे पाए जाते हैं ना राजस्थान में, वो किस किस प्रकार के दौरे होते हैं। जैसे अपने पढ़ते हैं ना अनुप्रस्थ, अनुधेदरीय, बरखान, पेराबोलिका, ईर्घ, मादा, ये सारे नाम आते हैं ना उठ टांग से, ये सारे कल जानेंगे कि होते क्या। सबसे बढ़िया बात पता क्या होगी कि कल इनके सारे को चित्र ले आएंगे, थोड़ा तुम्हें आइडिया हो जाएगी कि जो मरुस्थल जैसे बरखान है वो दिखने में कैसा होता है, ऐसे याद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल। और जय हिंद, आज के लिए मिलते हैं कल।